आज हम मास मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। मास मूवमेंट जिसे हम मास वेस्टिंग या डाउन स्लोप मूवमेंट भी कहते हैं। परिभाषा आपको पहली लाइन में ही नजर आ रही है। द ट्रांसफर ऑफ रॉक एंड सॉइल डाउन स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभावाधीन चट्टानों का या उस सभी असंगठित पदार्थ का नीचे की तरफ खिसक आना, ढाल के सहारे नीचे की तरफ खिसक आना, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर बैलेंस भी देखने को मिलता है आपको ऊंचे और नीचे स्थानों के बीच में। हमने आइसोस्टेसी के बारे में भी पढ़ा था, तो उसमें भी हमने यही देखा था ना कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमेशा कार्यरत रहते हैं इन सभी लैंडफॉर्म्स के ऊपर। बहुत ऊंचे उठे हुए हिस्से हैं पृथ्वी के और कुछ ऐसे हिस्से हैं जो नीचे की तरफ हैं, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं हमें एक संतुलन देखने को मिलता है। तो ये भी एक उसी का पार्ट है, मास मूवमेंट। तो अभी हम ये जान लें कि फैक्टर्स क्या क्या हैं, किस वजह से मास मूवमेंट होता है। मैंने सबसे बड़ा फैक्टर तो आपको बता ही दिया, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहेगा ही रहेगा, जो कि इसकी परिभाषा में ही आ गया कि जो भी पदार्थ है, मान लीजिए डेब्रिस जिसे हम बोलते हैं, मिट्टी है या जो भी मलबा है, रॉक्स है छोटी छोटी या बेशक से बड़ी रॉक्स हो, उसको नीचे की तरफ लेके आने में ग्रेविटेशनल फोर्स की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। ठीक है। उसके अलावा क्या रहेगा, स्लोप ऑफ लैंड सरफेस। जितना स्टीप स्लोप होगा उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी मास की, उतना रैपिडली वो नीचे आएगा। और अगर स्लोप जो है वो ज्यादा स्टीप नहीं है तो उसकी स्पीड भी जो है वो स्लो हो जाएगी। वाटर कंटेंट का भी इसमें पार्ट रहता है काफी। वाटर जो रहेगा वो एक लुब्रिकेंट के रूप में भी काम करेगा। जितनी अधिक बरसात होगी उतना ज्यादा जो है रॉक्स को नीचे की तरफ आने का मौका मिल जाएगा ना, मटेरियल जो है वो मूव करेगा नीचे की तरफ। तो यही रीजन है कि जब भी हैवी रेन्स आती हैं तो आपको पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हिल्स के अंदर बहुत सारा हम अपने कंस्ट्रक्शन चलाते रहते हैं, रोड्स बना रहे हैं, या बहुत सारे रेजिडेंशियल आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें, है ना। होटल्स खोले जा रहे हैं बिल्कुल पहाड़ों के किनारों पर। डिफोरेस्टेशन इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इन सब की वजह से जो रॉक्स हैं वो लूज हो जाती हैं और इसलिए बहुत इजीली फिर जो है वो टूट के नीचे की तरफ आ जाती हैं। उसके अलावा टेक्टोनिक एक्टिविटीज ये भी काफी इसमें रहेंगी कि मान लीजिए कोई भी आप टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से कोई भी लैंडफॉर्म नया नया बना है, ठीक है, वो भी अभी अपनी यंग स्टेज में है, युवा अवस्था में है। तो युवा अवस्था में बने हुए जो भी आपके लैंडफॉर्म्स रहेंगे वो उनके अंदर मास मूवमेंट है या जो वेदरिंग वगैरह की प्रोसेसेस हैं वो बहुत जल्दी होती हैं। उसके अलावा आप बात कर सकते हो वल्केनिक एक्टिविटीज की, अर्थक्वेक्स की। इन सभी की वजह से जो है मड फ्लो होगा, नीचे की तरफ जो है वो मूवमेंट हो जाएगी। प्लांट्स एंड ट्रीज, ये भी आप वेदरिंग में भी मैंने बात की थी लास्ट क्लास में कि जो ट्री और प्लांट्स रहते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो बांधे रखती हैं सॉइल को, है ना। तो वो मास मूवमेंट को प्रिवेंट करेंगे। लेकिन अगर किसी स्थान पे हमने इनको हटा दिया है तो फिर जो जितने भी सॉइल होगी वो उसके सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, लूज, और फिर वो बहुत इजीली उसका मास मूवमेंट जो है वो रैपिडली होगी। स्लोप मटेरियल की हम बात कर सकते हैं, है ना। स्लोप का जो मटेरियल है वो कैसा है, रॉक से मिलके बना या अन्य पदार्थों से मिलके बना है, तो ये भी वेरी करेगा। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, रॉक्स विद फोल्ड्स हमने बात की थी ना इनकी, फोल्ड की हमने बात की थी, फोल्ड्स की बात की थी। जहाँ पे फोल्ड्स होंगे उनके अंदर पोटेंशियल वीकनेसेस होगी और उसका जो है वो ज़्यादा वेदरिंग और जो है वो होगी और ज़्यादा ही उसके अंदर डाउन स्लोप मूवमेंट भी होगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करेंगे मास मूवमेंट को। इसी वजह से कुछ स्थानों पर बहुत इजीली मास मूवमेंट्स की आपको प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी और कुछ स्थानों पर आपको बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। और मोस्टली तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हिली एरियाज है वहीं पे ही मास मूवमेंट होगी, बिकॉज ढाल के सहारे ही तो पदार्थ नीचे आएगा, तो ढाल तो आपको पहाड़ों पर ही मिलेगी। अब इसमें हम आगे क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट के स्पीड क्या है ना, अकॉर्डिंग टू द स्पीड एट विच दे अकर। जो मास मूवमेंट होगी
उसमें देखिए उसकी स्पीड इतनी कम भी हो सकती है कि हमें पता ही ना लगे। एक मनुष्य को अपने जीवन काल में पता भी ना लगे कि इस स्थान पर मास मूवमेंट हुई है। यानी कि एक वर्ष में कुछ मिलीमीटर भी मूवमेंट हो सकते हैं जो बिल्कुल नेग्लिजिबल, हमें नजर भी नहीं आती, उसे तो हम स्लो बोलेंगे। और रैपिड नाम में ही पता है, रैपिड मतलब फास्ट, यानी कि कुछ घंटों में ही कई किलोमीटर तक आगे हमारा जो था वो मटेरियल पहुंच गया, उसे हम रैपिड बोलेंगे। ठीक है, तो स्लो और रैपिड दोनों हैं। इन दोनों के फिर आगे चार चार टाइप्स हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम स्लो की ही बात कर रहे हैं। स्लो मूवमेंट मैंने बता ही दिया। स्लो मूवमेंट का मतलब क्या है कि बहुत ही मंद संचलन, यानी कि धरातल को के अंदर बहुत हल्की हल्की गति से जो है मूवमेंट होती रहती है, और जिसको कि बिल्कुल हम देख भी नहीं पाते। यहाँ भी आप देखें ना, एज लिटल एज 1 मिलीमीटर ऑफ मूवमेंट पर ईयर। इसको जरूर याद रखिएगा, ये एक स्टैंडर्ड सा हमने माना है कि 1 मिलीमीटर जो है प्रति वर्ष। तो 1 मिलीमीटर तो आप देखिएगा स्केल पे देखोगे तो आपको नजर भी नहीं है, तो इतनी सी मूवमेंट प्रति वर्ष होगी, तो वो बहुत सालों के बाद जाके हमें एक्चुअल में पता लग पाया कि हाँ कुछ हुआ है। तो जो सबसे पहले इसकी टाइप है वो है सॉइल क्रीप। दिस इज द स्लोवेस्ट टाइप ऑफ मास मूवमेंट। सबसे जो स्लोवेस्ट टाइप है, ये भी एक नंबर का प्रश्न यहाँ बन जाएगा ना, कि जो मास मूवमेंट का सबसे जो मंद है टाइप वो कौन सी है? सॉइल क्रीप, जिसे हिंदी में हम मृदा विसर्पण बोलते हैं। देखिए ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। ठीक है, और मोस्टली किन एरियाज में मिलेगा? जैसे कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है या उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, ऐस इनकी मंद ढालों पर। ये ढाल देखिए आपको नजर आ रही है इस डायग्राम, ये ढाल एक मंद ढाल है। ठीक है, बिल्कुल हल्की हल्की गति से ये जो सारा मटेरियल है धीरे 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 नीचे की तरफ सरकता रहता है। और मैंने बताया कि बहुत हल्की हल्की गति से मूवमेंट होगा, तो बहुत टाइम के बाद हमें पता लगता है कि मृदा जो है वो आगे की तरफ खिसकी है। फिर ऑब्वियसली उस मृदा के ऊपर जो भी चीजें हैं वो भी सरकेंगी। जैसे कि आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, ट्रीज हैं, कहीं पे आपको ये पोल्स नजर आ रहे हैं, तो फिर कुछ वर्षों के बाद आपको ये नजर आएंगे कि हाँ इसमें जो है मूवमेंट हुई है। देखिए नेक्स्ट इसमें आपको नजर आ रहा होगा ना, इसके इफेक्ट्स ऐसे आपको देखिए इस टाइप से आपको रिपल्स नजर आएंगे बहुत हल्की हल्की गति से। इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन में नजर आ रही है ना, इस डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है। और ये इसका एक जो है इसका प्रूफ है। प्रूफ नजर आ रहा है ना, कि मतलब जिस वक्त ये मूवमेंट नहीं हुई होगी, ये जो आपका ट्री रहा होगा वो बिल्कुल सीधा रहा होगा, और जब इस गति में मूवमेंट हुई तो ये जो ट्री है उसके अंदर एक बेंट आ गया है ना, नजर आ रहा है ना, ये मुड़ गया है। तो ये इसके जो है वो उदाहरण रहेंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या रीजंस रहते हैं सोयल क्रीप के? सोयल क्रीप के यही रीजन है कि जैसे कि जो ठंडे प्रदेश हैं, मैंने बताया कि हम ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, तो शीतल जलवायु के प्रदेशों में जो फ्रोस्ट जमती है ना, वो फ्रोस्ट जमेगी फिर वो पिघलेगी, तो बार बार जमने और पिघलने की वजह से जो है इसमें मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। और फ्रोस्ट की मैं बात कर रही हूँ तो आइस, जो आइस के हल्के हल्के कण होते हैं, उनके वेट की वजह से, जैसे जैसे उनका वेट बढ़ेगा तो वो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन वो नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा पहले भी हमने बात की थी जब मास मूवमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई और जो फैक्टर्स बताए थे, अर्थक्वेक्स है ना, अर्थक्वेक्स तो देखिए हर जगह ही बेंडिंग ला देंगे पृथ्वी के अंदर। और मृदा का जल के अंदर भीगना फिर सूखना फिर भीगना फिर सूखना, यानी कि बारिश की वजह से। तो इन सभी रीजंस की वजह से आपको जो है सोयल क्रीप की एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। मास मूवमेंट की सबसे मंद प्रकार है ये उसका। ठीक है, नंबर 2 पे हम आ जाएंगे रॉक क्रीप में। कई बुक्स में सोयल क्रीप और रॉक क्रीप को एक ही चीज माना गया है। देखिए क्रीप का मतलब ही वो होता है कि मंद गति से चलना, ठीक है, लेकिन इससे पहले वाले में हमने बात की है सोयल की, और नंबर 2 पे मैं बात कर रही हूँ रॉक की। सिंपल सी बात है कि जब कभी भी सोयल का अपर्दन हो जाए, जैसे कि ये सोयल है ना यहाँ पे, जब कभी भी देखिए बारिश की वजह से या बहुत तेज स्पीड से अगर वायु चल रही है, तो जो ऊपर की जो सॉइल है वो तो सारी क्या हो गई, इरोड हो गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या निकल आएगी बीच की जो नीचे की क्या आ जाएगी, रॉक निकल के सामने आ जाती है। फिर उस रॉक
इसके अंदर भी जब बेंडिंग होगी, दिख रही है ना आपको बेंडिंग, ये देखिए ये जो रॉक्स ये सारी बेंड हो रखी है ऊपर से, है ना, तो उसे फिर हमने क्या बोला है, रॉक क्रीप। सिंपल सी आप इसमें बात करोगे कि वर्षा ऋतु में या फिर बहुत तेज गति से चल रही हवा की वजह से जब मिट्टी की कमजोर परत ऊपर से उड़ जाएगी तो क्या निकल आती है, नीचे की बेस चट्टान, ये बेस चट्टान है ना, बेस रॉक है। और फिर ये जो बेस रॉक है जब इसके अंदर भी विखंडन शुरू हो जाएगा, ये भी नीचे की तरफ झुकनी शुरू हो जाएगी और ये भी मंद गति से होगी, है ना, हम स्लो की ही बात कर रहे हैं ना, ये भी इतनी मंद गति से होगी कि हमें बहुत टाइम के बाद देखने को मिलेगी, है ना। लेयर्ड बेड रॉक बेंडिंग डाउन स्लोप। तो रॉक की बात करेंगे तो रॉक क्रीप आ जाएगी, और इससे पहले हमने बात की थी सॉइल की, तो वो था सॉइल क्रीप। अब स्लोज में ही हम क्या देख रहे हैं आगे, टालस, जिसे स्क्री भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, अब पाइल ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स का ऐसा ढेर जो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, बेस ऑफ अ क्लीफ और अ स्लॉप, किसी भी ढाल के नीचे की तरफ बेस में इकट्ठे हो जाते हैं जब बहुत सारे रॉक्स का मटेरियल, तो उसे हम टालस बोलेंगे। लेकिन इसका आकार कैसा होता है, एक शंकु के आकार का, ठीक है। और इसको और अन्य लैंडफॉर्म्स को हम अलग कैसे कर पाते हैं, इसका जो एंगल होगा वो 33 से 37 डिग्री के बीच में रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे टालस का, पूछ लिया जाता है कि टॉलस में जो है वो रॉक्स कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए नजर आएंगे, आपको डायग्राम से अधिक समझ में आएगा। ये देखिए इस प्रकार से, है ना, ये हमारी जो है हिल्स आपको नजर आ रही हैं, और इन्हीं हिल्स के इन ढलानों पर ये जमा हो गया, देखिए सारा मटेरियल। और ये जो सारा मटेरियल है ये अपनी इस बेस के साथ जो है लगभग 33 से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये सारा का सारा जो डिपॉजिट मटेरियल है इसे हम टॉलस या स्क्री बोलेंगे। और मोस्टली कहाँ पे होता है ये, फ्रोस्ट वेदरिंग के जगहों पर, यानी कि पाला जिन स्थानों पे पड़ता है और वहां पे फिर फ्रोस्ट वेदरिंग की मैंने आपको लास्ट क्लास में वेदरिंग में बताया भी था ना, फ्रोस्ट की वजह से जो है रॉक्स वो टूटती हैं, वो फैल जाती हैं, फ्रोस्ट पहले जमा होगी फिर वो पिघल जाएगी, तो जो वेदरिंग होके फिर वो मटेरियल जो है वहीं पे टूट के गिरता रहता है। वेदरिंग का मतलब क्या था, चट्टानों का वहीं पे टूट के बिखर जाना, तो यहीं पे बिखर गई ना ये रॉक्स, यहीं के रॉक्स तो हैं जो टूट के यहाँ पे कहीं कहीं डिपॉजिट हो गई है। ठीक है, तो टॉलस या स्क्री बोला जाता है इसको। और स्लो में ही फिर जो लास्ट हमारा आ जाता है वो होता है सोलिफ्लक्शन। ठीक है, सोलिफ्लक्शन आपको किन क्षेत्रों में मिलेगा, इसी चीज को भी याद रखिएगा, जो परमाफ्रोस्ट के क्षेत्र रहेंगे। परमाफ्रोस्ट शब्द शायद आपके लिए नया हो। परमाफ्रोस्ट को हिंदी में बोलते हैं स्थायी हिम, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बर्फ जो है वो हमेशा जमा रहती है, स्थायी रहती है, वो वहां से कभी नहीं हटती, और इतनी थिक लेयर हो चुकी होती है आइस की कि वो बहुत हार्ड हो जाती है। हार्डनेस उसमें कब आएगी, जब उसको वहां पे जमा हुए बहुत लंबा समय बीत चुका हो। ठीक है, तो परमाफ्रोस्ट के क्षेत्रों में फिर क्या होगा, जब भी हल्का फुल्का समर का सीजन आएगा तो जो ऊपर की लेयर होगी थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, वो हल्की सी मेल्ट होनी शुरू होगी, ऑब्वियस सी बात है। परमाफ्रोस्ट के क्षेत्र हैं, समर्स जब वहां पर आएंगी तो जो ऊपर की लेयर वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जो लोअर लेयर है वो फ्रोजन ही रहेगी। इसीलिए जो ऊपर की लेयर है वो हल्की हल्की स्लाइड करनी शुरू कर जाती है। ठीक है, उसे फिर हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोलिफ्लक्शन। बस इस चीज को ही याद रखिएगा कि परमाफ्रोस्ट के क्षेत्र वो होते हैं। परमाफ्रोस्ट के क्षेत्रों में मोस्टली जो सारा वर्ष टेम्परेचर रहते हैं वो 0 डिग्री से भी कम रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली समर का सीजन कभी ना कभी तो आता ही है, चाहे अब समर हमारे जैसी नहीं होती वहां पे ऑब्वियसली, जितने यहाँ पे टेम्परेचर चले जाते हैं अपने इंडिया में, ऐसा क्योंकि इंडिया में परमाफ्रोस्ट के एरियाज नहीं है। ठीक है, ये एरियाज आपको मिलेंगे टुंड्रा प्रदेशों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, लेकिन वहां भी जो है जब भी समर का सीजन आएगा हल्का फुल्का, तो हल्की फुल्की जो ऊपर की लेयर है वो मूवमेंट करना शुरू करेगी पिघल के, और लास्ट में जो हल्के फुल्के वो पदार्थ छोड़ देती है उन्हें हम लोब्स कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। वो पदार्थ जिनको वो पीछे छोड़ देती है उसे हम, ये देखिए इस प्रकार से नजर आएगी आपको। ठीक है ना, क्रीप का ही मैंने बताया कि ये किस प्रकार के ही जो टाइप है, ये सोलिफ्लक्शन भी किस प्रकार के टाइप है,
क्रीप, क्रीप का मतलब मंद गति से, है ना। स्लो में मैंने आपको 4 बता दिए ना, सॉइल क्रीप बताया, और फिर मैंने रॉक क्रीप बताया था, फिर टॉलस हमने पढ़ा, और जो फोर्थ है वो है सोलिफ्लक्शन, बहुत स्लो स्लो स्पीड से ना। ये परमाफ्रोस्ट के क्षेत्र हैं, और जो ऊपर की लेयर थी वो नीचे की तरफ खिसक आई, कब? गर्मी के मौसम में। ठीक है, यहाँ परमाफ्रोस्ट वर्ड आ भी रहा है। और स्लोप कितना होगा? 2 से 3 डिग्री। मंद गति के, क्योंकि मैंने बात की है, मंद गति तभी होगी जब स्लोप्स भी जेंटल होंगे। ज्यादा स्टीप स्लोप होगा, खड़ा ढाल होगा, तो फिर तो मटेरियल एकदम से नीचे आएगा, फिर वो स्लो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो स्लो में ये 4 प्रकार थे। ये देखिए, ये भी उसी का एग्जाम्पल है ना। ये बर्फ जमी आपको दिख रही है, और इस प्रकार से मटेरियल इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं रैपिड मूवमेंट की। रैपिड मूवमेंट मैंने बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टानों का या मृदा का बहुत तेज गति से नीचे आना, और तेज गति होगी जहां पे स्टीप स्लोप होंगे, खड़े ढाल होंगे। इनमें जो सबसे पहले मैं बात करूंगी वो बात करूंगी अर्थ फ्लो की, मृदा प्रवाह। ठीक है, जिसमें एकदम से जो है मटेरियल, मृदा जो है वो नीचे की तरफ आएगी, है ना। डेब्रीज, डेब्रीज का मतलब होता है मलबा। तो ये मोस्टली आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ठंडे प्रदेशों में, आर्द्र जलवायु के जो क्षेत्र रहेंगे उसमें क्या होगा, जो ऊपर का हिस्सा रहता है, ये वाला हिस्सा रहेगा ना, ये वाला जो हिस्सा रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा देखिए जल, बरसात आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इसका भार होगा, इस स्थान का जो भार होगा वो बढ़ जाएगा, और उस भार को जब वो अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, तो बेड रॉक के सहारे, ये बेड रॉक है ना, बेड रॉक के सहारे मटेरियल नीचे की तरफ खिसकेगा। एक वर्ड नया आ रहा है ना फिर, रेगोलिथ। रेगोलिथ का मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, ऐसा मटेरियल चट्टानों का जो संगठित नहीं होता, और वो संगठित नहीं होता इसलिए वो नीचे की तरफ खिसकता है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ ले आएंगे मटेरियल को, और ऊपर क्या पड़ जाएंगे, क्रैक्स, जो नजर आ रहे हैं आपको, है ना। स्कार्प क्या होता है, कगार, ये कगार बन जाएगी, मटेरियल नीचे की तरफ आ गया तो ये ढाल खड़ा रह जाएगा, ये कगार कहलाएगी, तो जो इसका नीचे का हिस्सा है। ठीक है, इससे अच्छे डायग्राम आपको नहीं देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार के डायग्राम्स आप बनाएंगे। तो ये तो है मृदा फ्लो, ऊपर से नीचे की तरफ मृदा का आ जाना। रैपिड मूवमेंट की हम बात करें, रैपिड में सबसे पहले हमने अर्थ फ्लो देख लिया, मृदा प्रवाह। नंबर 2 पे जो देखिए, इसी का ही आप डायग्राम देख पा रहे हैं, मृदा प्रवाह का ही डायग्राम देखिए, कितना आपको रियल लाइफ का यहाँ पे आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है ना। ये नीचे की तरफ जो है मूवमेंट होगी, और जो ये ढाल खड़े रह गए बिल्कुल, ये क्या कहलाएंगे, कगार। ठीक है, और जो नीचे की तरफ आपका मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट हो गया, है ना। ये क्रैक्स पड़ गए, जो पिछले डायग्राम में मैं आपको दिखा रही थी, ये सारे क्रैक्स हैं। ठीक है, नंबर 2 पे मैं बात करूंगी लैंडस्लाइड की। ये ऐसी एक्टिविटी जो सबसे ज्यादा होती है, आए दिन आपको देखने को भी मिलती रहती होगी ना। लैंडस्लाइड्स की वजह से जो है रास्ते रुक जाते हैं, मसूरी, देहरादून, शिमला में मोस्टली ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी। परिभाषित कैसे करोगे इसको, भूस्खलन इसको हिंदी में बोलते हैं। ये चट्टानी भागों का बड़े पैमाने पर एकदम से नीचे की तरफ आ जाना। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, रॉक स्लाइड है, स्लम्पिंग है, फिर रॉक फॉल है, और डेब्रिस स्लाइड है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है रॉक स्लाइड, नाम नहीं है, रॉक स्लाइड, शैल स्खलन की बहुत सारी रॉक्स का एकदम से नीचे की तरफ आ जाना, है ना। ये रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको दिख रहा है, बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम्स आप इसमें बना सकते हो। कि सबसे जो है वो प्रभावशाली रहता है लैंडस्लाइड्स में ये, कि सडन रैपिड एंड डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट। जो सडन होगी ऑब्वियसली वो डिस्ट्रक्शन भी करेगी, बिकॉज उसका हमें पता ही नहीं होता, है ना। तो जो भी स्टीप स्लोप होंगे, जहाँ पे जॉइंट्स में फ्रैक्चर्स जो है एग्जिस्ट कर रहे हों, तो वहां पे एकदम से जो है रोक्स नीचे की तरफ आ जाती हैं। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ भी लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, बरसात ज्यादा आ गई, या कोई वल्केनिक एक्टिविटी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, किसी भी रीजन से एकदम से रॉक्स का नीचे की तरफ आ जाना, ठीक है, वो कहलाएगा रॉक स्लाइड। नंबर 2 पे क्या हो जाएगी हमारी, स्लम्पिंग, रोटेशनल स्लिपिंग, यानी कि स्लिप तो हो रही है रॉक्स, लेकिन
रोटेशनल हो रही है, जैसे कि पहले ये आई है ना, फिर ये आई, फिर ये है, तो उसमें आपको बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलेंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। बहुत कम देखने को मिलता है ये फिनोमिना, लेकिन एग्जिस्ट करता है ये भी। तो ये स्लिपिंग है, मतलब इसमें आपको स्लिप वर्ड भी बताना है। जब आप स्लम्पिंग की बात करो तो आपने स्लिपिंग वर्ड जरूर यूज करना, और मोस्टली ये आपको रिवर बैंक्स के सहारे देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारी लेयर्स बन जाती है, ठीक है, यानी कि ढाल के सहारे रुक रुक कर जो है वो नीचे की तरफ आता है मास, ठीक है। इसलिए आपको इस प्रकार की बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलेंगी, इसे हम स्लिप प्लेन बोलते हैं। फिर डिफरेंस है ना इसका बाकी के लैंडस्लाइड्स के साथ। नंबर 3 पे जो आता है वो आता है रॉक फॉल। इससे पहले हमने बात की स्लम्पिंग की, स्लम्पिंग से पहले हमने बात की थी रॉक स्लाइड की। अब मैं बात करी रॉक फॉल की। रॉक स्लाइड और रॉक फॉल में काफी डिफरेंस है। रॉक फॉल जो है वो फास्टेस्ट फॉर्म है मास वेस्टिंग की। स्लोवेस्ट कौन सी थी? सोइल क्रीप, जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी। वो जो फास्टेस्ट है वो है रॉक फॉल, जिसमें एकदम से रॉक्स जो है वो नीचे की तरफ आकर और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। 100 of tons ऑफ रॉक फ्री फॉलिंग ऑफ सरफेस। अब रॉक स्लाइड में क्या था? स्लाइड करेंगी, है ना, ढाल के सहारे सरकती हुई धीरे धीरे, बहुत धीरे तो नहीं क्योंकि हम रैपिड की बात कर रहे हैं, बट वो ढाल के सहारे सरकती हुई नीचे आएंगी। लेकिन रॉक फॉल में क्या होगा? एकदम से फ्री फॉलिंग होती है, एकदम से रॉक्स नीचे आके गिरती है, हमें नजर भी नहीं आती, एकदम से आके नीचे गिर जाएंगी, है ना। और इसमें मोस्टली क्या होता है कि एक ही विशाल खंड गिरता है ऊपर से, इसलिए हमने इसको रॉक फॉल बोला है कि ये जो था ये पहले पूरा एक ही खंड था, और नीचे गिरने के बाद फिर वो सैकड़ों टुकड़ों के अंदर बट जाता है, इसलिए इसे हम रॉक फॉल बोलते हैं कि एक विशाल टुकड़ा, एक विशाल खंड नीचे गिरेगा और फिर वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हिमालयाज में और एल्प्स माउंटेन जो कि यूरोप में है उसमें ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रॉक फॉल, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करती है। और लैंडस्लाइड में ही फिर लास्ट है डेब्रिज फ्लो। डेब्रिज का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ रॉक्स, डेब्रिज और सॉइल वाटर, है ना। बरसात आ गई तो मिट्टी उसके अंदर घुल के फिर नीचे की तरफ मड फ्लो, है ना, मड फ्लो या डेब्रिज फ्लो, आप कुछ भी कह लीजिए, उसका नीचे की तरफ आ जाना। ये भी हिमालयाज में काफी देखने को मिलती है, और जो इसकी मूवमेंट रहती है वो मोस्टली रहती है 50 किलोमीटर पर आवर। और इसमें जो मेनली जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा हैवी रेन्स। रेन्स आएंगी तो रेन की वजह से सोइल मिक्स होके डेब्रीज क्रिएट करेगी और फिर वो नीचे की तरफ मूव करेगी। ऑब्वियसली स्पीड जो है इसकी ज्यादा होगी क्योंकि हम रैपिड की ही बात कर रहे हैं। ये भी लैंडस्लाइड का ही हमारा